नमस्कार, जय हिंद जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज की हमारी कोई इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय बात करने वाले हैं पीडीएस यूनिवर्सिटी सीकर क्या विद्यार्थी होंगे, बीएससी सेमेस्टर 2 क्या विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है। इस वीडियो को डिटेल से हम आपकी विषय बात करने वाले हैं कि आप बीएससी सेमेस्टर 2 क्या विद्यार्थी होंगे। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 2 क्या विद्यार्थी होंगे। मुख्य विषय के अंतर्गत यानी मेजर के अंतर्गत आपकी भूगोल विषय होंगी। यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया। यूनिट 2 के संपूर्ण नोट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आसान भाषा में हिंदी में नोट्स हम करने वाले हैं और लर्निंग विद तेजल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हर एक वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहें। यूनिट 2 के बारे में आज की इस वीडियो में पूरी संपूर्ण नोट्स हम करने वाले हैं। बीएससी सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे, पीटीसी एग्जाम के अंतर्गत आप अध्ययनतर होंगे। तो बिना किसी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आप सभी ने रीड किया होगा। आज यूनिट 2 के सिलेबस में हम बात करने वाली है। आपका सिलेबस है लगभग 12 घंटे का ये सिलेबस है, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे 24 मिनट तक। लगभग इसको 24 मिनट तक इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत ईजी नोट्स करेंगे आपके बीच में। तो आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, जो होती है बिल्कुल आपको एकदम ईजी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। ठीक है, और आपको हमारे नोट्स भी अपना ज्वाइन होना है तो आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा वेट करें। इसके ऊपर आपको मैसेज कर देना 88 65 63 99 49 पर आप मैसेज कर देना। आपको तेजल नोट्स बेस में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और वहाँ पर उसकी प्राइस आप सभी को पता है कि उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी है, 49 प्राइस रखी गई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो द्वितीय इकाई में आपका सिलेबस दिया गया है। वायुमंडल की आर्द्रता, बादल दिया गया है, वर्षण दिया गया है आपका, एंड वायु राशियाँ दी गई है, एंड आपको वातावरण दिया गया है, चक्रवात दिया गया है, ये जलवायु वर्गीकरण दिया गया है, समकालीन मुद्दे इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले बात करने वाले वायुमंडलीय आर्द्रता और उसके प्रकार के बारे में। तो वायुमंडल में अर्धस्य गैसों के रूप में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। यानी वायुमंडल जो अलग प्रकार की जो अदृश्य गैसें होती है उनको आर्द्रता कहा जाता है। जल वाष्प की ये मात्रा मौसम के पूर्ण अनुमान और वर्षण प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता को मुख्य रूप से 3 मुख्य रूप से भागों में बांटा जाता है। ये तो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता होती है। निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बात करते हैं। वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प के कुल वास्तविक भार को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे आप सामान्यतः ग्राम प्रति घन मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। तापमान या परिवर्तन के साथ वायु के आयतन में संघूतन या फैलाव के होने के कारण इसका मान बदल दिया जाता है। आगे बात करते हैं विशिष्ट आर्द्रता के बारे में। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है आप सभी में बात की जाती है। प्रति इकाई भार वाली जलवाष्प सहित शुष्क वायु का कुल भार में उपस्थित जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी प्रति इकाई भाई तो आपकी प्रति इकाई भारी जलवायु होती है ना, भारी वायु या जलवायु कैसे कहते हैं में उपस्थित जलवाष्प, यानी कि जो वजनदार आपकी हवा होती है उसमें जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। इसे पर ग्राम प्रति किलोमीटर में मापा जाता है। इसको ग्राम प्रति किलोमीटर में मापा जाता है, ग्राम प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। ये वायु के आयतन और दाब परिवर्तन को प्रभावित रहती है, से अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है। ठीक है, अप्रभावित रहती है, आप कह देखना है। इसीलिए वैज्ञानिक अध्ययनों में इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता के बारे में बात की जाए। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है आज बात की जाए। सापेक्ष आर्द्रता के बारे में बात की जाए तो एक निश्चित तापमान पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसी तापमान पर उस वायु की अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का सूत्र यहाँ पर नहीं टाइप हो पाया, इसलिए समझ आते हैं। ठीक है, सापेक्ष तथा तापमान आर्द्रता के बीच विपरीत संबंध होता है। तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता घटती है और तापमान घटने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त कहलाती है और उसका तापमान औसंक कहते हैं। ठीक है, मेघ निर्माण की प्रक्रिया, बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है उसकी मैंने बात की थी। तो बादलों का निर्माण उनको किस प्रकार होता है, तो बादल जब वायुमंडल की ऊपरी उड़ती हुई आर्द्र हवा रुद्रोष्म रूप ह्रास के रूप में कारण ठंडी हो जाती है तो वह औसंक तापमान तक पहुंचती है। इसके पश्चात जलवाष्प का संघनन धूलिकणों के चारों ओर सूक्ष्म बूंदों के रूप में होने लगता है। जब ये सूक्ष्म हवा में तैरती है तो विशाल समूह का रूप ले लेती है, तो इन्हें बादल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के अनुसार बादलों को उनकी ऊंचाई और भौतिक बनावट के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है आपका उच्च मेघ के बारे में बात की जाए तो 6,000 से 12,000 के बीच में होते हैं। इनकी ऊंचाई मीटर। एंड इसे पक्षाव आता है आपका, एक आपका आता है पक्षाव स्त्री आता है, एक आपका पक्षाव कपासी आता है। इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं आपके बीच में। सबसे पहले बात करते हैं आपके बीच में पक्षाव।
तो ये रेशम की बाती होती है आपके मेघ एंड सफ़ेद और पंखदार दिखाई देते हैं। ये पूरी तरह से हिमकणों से बने होते हैं और चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। आगे पक्षवा स्त्री के बारे में बात करते हैं। ये दूध या चादर की तरह पूरे आकाश को ढक लेते हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच पक्षवा मंडल को निर्माण होता है। पक्षवा कपासी, ये छोटे छोटे सफ़ेद गोलों या लहरदार कतरनों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें मैक्रेन स्काई भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करिए आपके बीच में मध्यम मेघ, तो 2000 से 6000 के बीच में होती हैं आपके बीच में। ये उच्च स्तरीय होते हैं, आप सभी को पता है। ये धूसर और या नीले रंग की तंतुमय बादल होते हैं, जिनसे लगातार वर्षा होने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे बात करें आपके बीच में उच्च कपासी, तो ये चपटे गोल टुकड़ों या लहरों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। निम्न मेघ आपके धरातल से 2000 मीटर तक है। इसमें स्त्री कपासी आपके आते हैं तो स्त्री कपासी आते हैं। ठीक है, जो भूरे रंग के होते हैं। और एक आपके होते हैं, एक और देशी घनी चादर के रूप में होती है स्त्री मेघ, एक आपके कपासी मेघ। ठीक है, ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको रीड करना है। ठीक है, अब वर्षा के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वर्षा का प्रकार एवं वितरण के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल में संघटित वर्षा के प्रकार के बारे में बात करने वाले आपके बीच में हम, तो बिना इस तरह अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वर्षा के प्रकार में बात की जाए तो वायुमंडल में संघनित जलवाष्प के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल पर गिरने के कारण प्रक्रमण को वर्षा कहते हैं। वर्षा की विभिन्न रूपों में साधारण वर्षा, हिमताप वर्षा एंड आपकी आती है, ओलावृष्टि आती है आपकी, और संयमवृष्टि आती है। इन सभी बारे में बात करने वाले हैं। धरातल में होने वाली वर्षाओं को हवाओं के ऊपर उठने की प्रक्रिया के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। आपकी सबसे पहले आती है सैवनी वर्षा आती है। तो सैवनी वर्षा के बारे में बात करने वाले हैं आपके बीच में। तो आपको बिना डाउट के इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है। ठीक है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक दैनिक सूर्यताप के कारण धरातल की हवा अत्यधिक गर्म होकर हल्की हो जाती है और तीव्र सैवन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, और ऊपर जाने पर यह हवा ठंडा होकर कपासी वर्षा बादलों का निर्माण करती है। और दोपहर बाद लगभग 4 बजे गरज के साथ मूसलाधार बारिश होती है। यानी कि जो 4 बजे बाद में आपकी जो वर्षा होती है उसको सैवनी वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा किसे कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा के बारे में बात की जाए तो पर्वतीय वर्षा आपकी सिंपली आप सभी को याद रखना है कि जब आर्द्र हवा के मार्ग में कोई पर्वत श्रृंखला अवरोध बनकर खड़ी होती है तो हवा को पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठना पड़ता है, और ऊपर उठकर आपकी इसमें हवा ढाल के समूह भाग पर भारी वर्षा करती है। जब यह हवा पर्वत को पार करके दूसरी ओर की ओर विमुख नीचे उतरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है, जिससे वहाँ वर्षा नहीं हो पाती। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में पश्चिमी क्षेत्र हमेशा प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इसे प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, सभी याद रखने का प्रयास करना है। आगे आप ये डिटेल से बात करेंगे। आगे नेक्स्ट वर्षा आती है आपकी चक्रवाती वर्षा। ठीक है, चक्रवाती वर्षा आई है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। चक्रवाती वर्षा के बारे में बात की जाए तो आपकी बीच में क्या होती है, किस प्रकार होती है। चक्रवाती वर्षा के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में जब दो विपरीत स्वभाव वाली राशियाँ आपस में मिलती है तो उनके बीच बनने वाली वातावरण के सहारे गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। तो मध्यम से तीव्र वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व स्तर में वर्षा का वेतन आप सभी के बीच में सभी पता होगा कि वर्षा की स्थिरता अत्यधिक विषम है। सर्वाधिक वर्षा भूमध्य की पेटी में दर्ज की गई है, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में लगभग आपकी 20 से 30 अक्षांश के बीच में भूमध्य की शुष्कता में पाई जाती है। वायु राशियाँ वृत्तिगत, वायुमंडल में परिसंचरण मौसम विज्ञान के विश्लेषण वायु राशियों के वातावरणों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करने वाले वायु राशि क्या होती है। वायु राशि के बारे में बात की जाए तो वायु राशि के बारे में बात की जाए तो वायु का वह विशाल विस्तृत पुंज जिसमें तापमान, आर्द्रता और गहन के लक्षण क्षैतिज रूप से सैकड़ों किलोमीटर तक लगभग समरूप और एक समान होते हैं तो वायु राशि कहलाती है। वायुमंडल के निर्माण के लिए एक व्यवस्थित समतल और भौतिक लक्षणों की दृष्टि से समरूप धरातल का होना आवश्यक है। इस स्रोत क्षेत्र कहा जाता है, जैसे विशाल महासागर या महासागरीय क्षेत्र। वायु राशि को उनके स्रोतों के क्षेत्र के आधार पर ध्रुवीय, महासागरीय, ध्रुवीय, महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, महासागरीय और उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
ठीक है। वाताग्रह के बारे में बात करते हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है। वाताग्रह क्या है? तो जब दो भिन्न तापमान घनत्व वाली आर्द्रता वाली विपरीत वायुराशियाँ परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर आपस में मिलती है तो वे अपने भौतिक गुणों की भिन्नता के कारण अपने आपस में मिश्रित नहीं होती है, तो उनके बीच एक ढालू और संकीर्ण सीमा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे वाताग्रह कहते हैं। और वाताग्रह के निर्माण की इस प्रक्रिया को वाताग्रजनन कहा जाता है। वाताग्रह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। शीत वाताग्रह होता है आपका। शीत वाताग्रह के बारे में बात की जाए तो आपके इसमें तो जब ठंडी और भारी वायु राशियाँ तेजी से आगे बढ़कर गर्म वायु राशियों के ऊपर की ओर धकेलती है तो तीव्र ढाल वाले शीत वाताग्रह का निर्माण होता है। इसके आने पर कपासी वर्षा मेघ बनती है, ठीक है। तो कपासी मेघ भी आपके इसी से बनते हैं। आगे आपके पास जाते हैं उष्ण वाताग्रह। उष्ण वाताग्रह के बारे में बात की जाए जब गर्म और हल्की वायु राशियाँ मंद गति से आगे बढ़ती है तो बढ़ती हुई वायु राशि के ऊपर धीरे धीरे आपकी चढ़ती है तो मंद ढाल वाले उष्ण वाताग्रह का निर्माण होता है। इसके कारण विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक हल्की वर्षा होती है। आगे बात करें आर्द्र वाताग्रह। जब दो विपरीत वायु राशियाँ एक दूसरे की समानांतर प्रवाहित होती है तो और कोई वायु राशि दूसरे की विस्थापन नहीं कर पाती है तो अचर वाताग्रह का निर्माण होता है। अतिवृष्टि वाताग्रह। तो जब तीव्र गति से चलने वाली शीत वायु राशि गर्म वायु राशि से पूरी तरह से धरातल से ऊपर उठती है तो स्वयं नीचे की ओर धकेल दी जाती है, ठीक है। आगे बात करें आपके बीच में चक्रवात के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार चक्रवात की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार नहीं होती है, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका दिया गया है इसमें किस प्रकार चक्रवात की उत्पत्ति होती है। समकालीन पर्यावरणीय मुद्दे भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले आपके बीच में चक्रवात निम्न वायुदाब की पेटियों के रूप में होता है। इसमें उच्च वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती है। कोरियोल से बल के प्रवाह के कारण इनमें चलने वाली हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करने वाले उत्पत्ति क्षेत्र। तो आपकी उष्णकटिबंधीय की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच गर्म महासागरों में होती है। और शीतोष्ण की उत्पत्ति होती है उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच मध्य अक्षांशों में होती है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरीय सतह का अत्यधिक तापमान और संघनन की गुप्त उष्मा। इसके उत्पन्न का कारण क्या है? तो विपरीत स्वभाव वाली उष्ण और शीत वायु राशियों का मिलना और समदाब वायु रेखाओं का। तो इसमें प्राय आपका गोलाकार या अंडाकार होती है। मुख्य रूप से वी आकार की और वी उल्टे आकार की होती है। वाताग्रह की उपस्थिति तो इनमें से किसी भी प्रकार की वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। ये पूरी तरह से उष्ण और शीत वाताग्रह में होती है पर आधारित होती है। केंद्र की अवस्थिति कैसी है? तो केंद्र में शांति और बादल रहित क्षेत्र होता है जिसमें चक्रवात की आँख कहते हैं। केंद्र में आग जैसी कोई शांत संरचना नहीं पाई जाती है। विनाश की तीव्रता तो अत्यधिक विनाश का मूसलाधार वर्षा और तीव्र तटीय लहरें उत्पन्न करती हैं। कम विनाश का मंद गति से लंबे समय तक चलने वाली वर्षा लाते हैं, ठीक है। कोपेन और थॉर्नेड का जलवायु वर्गीकरण ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ने का प्रयास करना है। पृथ्वी की विविध जलवायु दशाओं योजनात्मक रूप से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण किए हैं। जिसमें कोपेन और ओपेन का वर्गीकरण आप सभी को पता है, एक अच्छा प्रचलित है, ठीक है। ब्रादीन कोपेन ने 1918 में आपके बीच में एक अनुबंधे और मात्रात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनका मुख्य रूप से तापमान, वर्षा के मासिक एवं वार्षिक मान, प्राची वनस्पति साथी गेंडोले वनस्पति क्षेत्रों पर आधारित उन्होंने विश्व जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था। इसमें आपके A, B, C, D, E, N है, ठीक है। तो ए में आपका उष्णकटिबंधीय आता है जिसमें वर्ष भर औसत तापमान से अधिक होता है। एक आता होता है बी यानी शुष्क जलवायु यानी जहाँ वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अत्यधिक तीव्र होता है। सी सबसे ठंडे महीना होता है। और आपका डी आपका होता है सबसे ठंडे महीने का तापमान और सबसे गर्म महीने का तापमान से अधिक आपका होता है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया था, आपको इसको एक बार रीड भी करना नीचे वाले को भी। एक आपका आता है थॉर्नवेटन का जलवायु वर्गीकरण, इनका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तो इसको भी रीड करेंगे हम। CWC थॉर्नवेटन ने 1931 से 1948 की में 2 महत्वपूर्ण मात्रात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 1948 का वर्गीकरण पूरी तरह से संभावित वाष्पोत्सर्जन पर आधारित जो तापमान और
वनस्पति के तेल का चक्रण से संबंधित है। उन्होंने तापीय दक्षता और आर्द्रता सूचकांक की गणितीय गणनाओं के आधार पर जलवायु को समग्र किया। यह वर्गीकरण अत्यधिक वैज्ञानिक और सटीक परंतु जटिल गतिविधियों के कारण हुआ है। समकालीन मुद्दों के अंतर्गत आपके आते हैं। सिलेबस में दिया गया है कि ग्रीन आउट गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड को नियंत्रित औषधीय पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में और आपकी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। अम्ल वर्षा क्या? तो जब उद्योगों में वाहनों से निकलने वाले धुआं से आपकी नाइट्रस ऑक्साइड बाहर निकलती है, जिसमें वायुमंडल की आर्द्रता और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करती है। वे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये अम्ल जब वर्षा के साथ जल के धरातल पर गिरता है तो अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसका pH मान 5.6 से कम होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देता है, जलीय जीवन को समाप्त करती है और पत्थरों की ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल का संग्रह, यानी ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या है? तो आपकी अम्ल वर्षा है। यानी कि जब आपका धुआं जब आसमान में जाएगा तो उससे जो वर्षा होगी तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। आगे बात करें नगरीय ऊष्मा द्वीपीय, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। तो कंक्रीट, डामर और गगनचुंबी इमारतों के संघनन जाल के कारण नगरीय क्षेत्रों का तापमान और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से तक अधिक दर्ज किया गया है। इस तापीय भिन्नता वाले नगरीय क्षेत्रों का नगरीय ऊष्मीय द्वीपीय कहा जाता है। इसका मुख्य कारण वनस्पतियों का खुली भूमि की कमी होना और जो सौर विकिरण को संचारित कर रात के समय ऊष्मा के रूप में विस्तृत करते हैं। तो इस पर आप क्लास करते हैं एंड यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यूनिट सेकंड भी कंप्लीट कर दिया है, दोनों आपने कंप्लीट कर दिए है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा यूनिट 3 यूनिट 4 का। ठीक है, या तो एक वीडियो में कवर कर देंगे या अलग अलग वीडियो आपको बीच में अपलोड करेंगे। तो वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते किसी वीडियो में अच्छी रेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।